1950 जब हमने इम्पोर्ट किया था यूएस से ड्यूरिंग दी 1950 समथिंग, तब एक उन्होंने गेहूं के साथ में एक वीड भी डाल के भेजा था। तो स्टिल वी कॉल देम कांग्रेस घास। देखिए, या ये सिर्फ मिथ है? नहीं, देखिए, जो चीज़ चैरिटी में आती है ये ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी क्वालिटी की हो। और अमेरिका ने प्राइस पैरिटी मेंटेन करने के लिए, जहाँ तक मुझे वो बचपन का याद है, उन्होंने कई शिप्स जो हैं वो समुद्र में डाल दी। ऐसे क्या कोई चैलेंजेस आता है ड्यूरिंग व्हेन यू आर इन अ फील्ड एंड डिस्कसिंग विद द फार्मर, एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव? देखिए, जो पहले वाला फार्मर था और जो आज का फार्मर, थोड़ी बात है। सबका ये कहना है सब आप चाइना से कंपेयर करिए या किसी और से कंपेयर करिए। देखिए, चाइना के कुछ फिगर्स जो हैं सही हो सकते हैं, कुछ फिगर्स मैं समझता हूँ सही नहीं है। खाली दूसरे देशों को, दूसरे फार्मर्स को लो दिखाने के लिए हम लोग भी चाइना से कंपेयर करते हैं। इंडिया में ग्रेन का वेस्टेज इज अबाउट 22%। 22% इज़ ह्यूज। अगर आप इसको सेव कर पाएँ तो आने वाले 20 साल में आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं। दे हैव बीन फंडेड इन करोड्स so that they can defame the fertilizer industry to say that go organic, जो कि श्रीलंका में हुआ था। जानते हैं क्या हुआ था? भारतीय कृषि की कहानी सिर्फ मिट्टी में नहीं लिखी जाती, वो लिखी जाती है डिसीजन में, पॉलिसीज़ में और एक सोच में जो डिसाइड करती है कि एक किसान अपनी फसल को कैसे बचाए, कैसे बढ़ाए और अपने परिवार के भविष्य को कैसे बनाए। लेकिन यह कहानी के बीच में एक टॉपिक है जो हमेशा डिबेट में रहता है, कृषि रसायन, मतलब एग्रोकेमिकल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्नेल शो पॉडकास्ट के नए और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित खरे। एग्रोकेमिकल, किसी के लिए ज़रूरत, किसी के लिए जोखिम। और सोशल मीडिया के ज़माने में कई बार तो ये मिथ वर्सेस रियलिटी का युद्ध क्षेत्र बन चुका है। सच क्या है? एक बहुत बड़ा सवाल है कि सच क्या है। क्या एग्रोकेमिकल सच में हानिकारक हैं या उनका गलत उपयोग एक समस्या है? क्या सस्टेनेबिलिटी और एग्रोकेमिकल एक साथ चल रहे हैं या नहीं? और क्या भारत का कृषि भविष्य केवल बायोलॉजिकल पर निर्भर करेगा या एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है? दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ एक डिस्कशन नहीं है, ये एक क्लैरिटी का अटेम्प्ट है, ये एक फैक्ट चेक है। और मेरे लिए ये एपिसोड सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, बहुत पर्सनल भी है। क्योंकि कुछ लोग ज़िंदगी में सिर्फ मिलते ही नहीं हैं, वो आपकी सोच को एक नया आकार देते हैं, आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि क्या नहीं करना चाहिए। आज के हमारे गेस्ट उन्हीं में से एक हैं जिनका मैं सिर्फ सम्मान नहीं करता बल्कि उन्हें अपना गुरु, मेंटर और एक टॉर्च बेरर मानता हूँ, जिन्होंने ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरी इंडस्ट्री को एक नई दिशा और दशा दी है। उनका 45 प्लस सालों का जो अनुभव है सिर्फ इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उन्होंने कृषि को ज़मीनी स्तर पर देखा है, किसानों के साथ काम किया है, पॉलिसीज़ को शेप होते देखा है और मिथ्स को रियलिटी में बदलते देखा है। आज हम बात करेंगे उनकी जर्नी की, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के सच और गलत धारणाओं की, फार्मर सेफ्टी और ट्रेनिंग के महत्व की, मेक इन इंडिया और ग्लोबल लीडरशिप के पर्सपेक्टिव की, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्रोकेमिकल वर्सेस सस्टेनेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट या कोएग्जिस्टेंस की। और अंत में होगा हमारा फेवरेट रैपिड फायर राउंड, जहां आंसर सिंपल होंगे लेकिन इनसाइड पावरफुल होंगे। क्योंकि हम मानते हैं कि एग्रीकल्चर सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये साइंस भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और परसेप्शन का खेल भी है। तो आज के इस इम्पोर्टेंट और थॉट प्रोवोकिंग कन्वर्जेशन के लिए
Let's welcome to our guest, मेरे गुरु श्री हरीश मेहता जी, एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर, क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया, CCFI। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आपने हमारे बारे में बहुत कुछ ज़्यादा ही कह दिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस मौके पर हकीकत जो है वो सामने लाई जाए। थैंक यू सर। तो सर, शुरुआत से शुरू करते हैं जी। टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड एंड हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। देखिए, आई एम अ सिटी बॉय। बेसिकली मैंने यहाँ से स्कूलिंग की थी, सेंट कोलम्बस दिल्ली से की थी, और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कंटिन्यू करूँ। लेकिन उस समय में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये जो टेक्निकल लाइंस थी ये काफ़ी फुल थी, तो मैंने एक चौथी लाइन चूज़ की जो कि थी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो कि उस समय में बहुत सीमित था। लुधियाना में, कोयम्बटूर में, IIT खड़गपुर में और उदयपुर में 4-5 जगह ये कोर्स था, जो कि 5 ईयर इंजीनियरिंग कोर्स था। तो मैंने टेक्निकल नॉलेज का ज्ञान करने के लिए ये जो है 5 ईयर्स बी इंजीनियरिंग का कोर्स किया। उसके बाद मैंने दिल्ली से ही MBA किया 2 साल का, और मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग और इंजीनियरिंग मिलने के बाद आई वॉज एबल टू डिलीवर टू दी सोसाइटी ऑल्सो। So this MBA which you have done in Delhi University is actually shape your vision or direction in agriculture industry? देखिए, फील्ड में तो सभी लोग काम करते हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है मार्केटिंग का या एडवर्टाइजिंग का या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, उसके लिए MBA की डिग्री बहुत काम आती है। और दिस वाज अ फुल टाइम कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि उस ज़माने में काफ़ी मुश्किल से एडमिशन होते थे। और मुझे लगता है कि इन दोनों के मिशन से मेरे को जो वाइड स्कोप मिला है या बात करने का जो तरीका रहा है, उससे मुझे बहुत एडवांटेज मिला है, और वही चीज़ मैं आज भी इतने सालों बाद भी अपने लाइफ में प्रैक्टिस करता हूँ। Any of the memory which you can share with your BE when you were doing your BE engineering, agriculture engineering, any kind of memory which you still remember on that these days? देखिए, फर्स्ट 3 इयर्स का जो कोर्स होता है एग्रीकल्चर में, वो नॉर्मली सिमिलर होता है। एंटोमोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर है, जो नॉर्मल चीज़ें होती है, एक्सटेंशन है। और जो लास्ट 2 इयर्स हैं उसमें भी स्पेशलाइज इनसे वाटर मैनेजमेंट, चेक डैम्स, ट्रैक्टर्स एंड फार्म मशीनरी, फर्टिलाइजर, सीड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो स्कोप है वो एग्रीकल्चर का और साथ में इंजीनियरिंग का दोनों मिलने के बाद आई थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी गुड जर्नी। और मुझे भी लगा कि हिंदुस्तान को देखते हुए, जो कि एक एग्रीरियन कंट्री है, कृषि का यहाँ पे ज़रूर स्कोप रहेगा। और मैं आज बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी मुझे जो कृषि का जो मैंने चयन किया था, मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहा है, और देश के लिए मैं जो कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। Sir, have you ever thought that in your early days when you were pursuing your BE that you will going to spend more than 45 year in this industry? देखिए, लोग तो वैसे चेंज कर लेते हैं कि एक आपने स्पेशलाइज किया कॉमर्स में, आपने बाद में काम किया फैक्ट्री प्रोडक्शन में, लेकिन मेरे को ये था कि एग्रीकल्चर का कि यहाँ पे काफ़ी स्कोप है। और उस ज़माने में पॉपुलेशन भी कम थी, प्रोडक्शन भी कम था, हम लोगों पे इंपोर्ट बहुत किए करते थे और इंपोर्ट पे हम डिपेंडेंट थे। लेकिन ग्रेजुअली देखा गया कि कृषि में सरकार ने भी फोकस किया, इंडस्ट्री ने भी फोकस किया, और हम लोगों ने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। कई दफ़ा ये धारणा बनाई जाती है कि हम लोग अमेरिका के डिपेंडेंट थे गेहूँ लाने के लिए, कुछ हद तक सही है, लेकिन आज अगर आप कंपेयर करें, जहाँ की हमारी 140 करोड़ की आबादी है, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं। हम लोगों ने हर एक क्रॉप में ग्रोथ की है, हर एक में हमारा सरप्लस है, और कोविड के टाइम के बाद से भी हम लोगों ने इतना फ्री राशन दिया है जो कि लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। उसके अलावा आपको ये जान के खुशी होगी कि एक भी हादसा जो है वो स्टारवेशन डेथ की वजह से नहीं हुआ है। तो ये एक भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि हम लोगों को फीड करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अच्छी क्वालिटी का गेहूँ, अनाज अवेलेबल है, और आज के तारीख में हम लोग सारे लोगों को फीड भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सर, एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है मेरे पास कि क्या ये सही है कि जब हमने PL 480 जब हमने इंपोर्ट किया था US से ड्यूरिंग दी 1950 समथिंग, तब एक उन्होंने गेहूं के साथ में एक वीड भी डाल के भेजा था, तो स्टिल वी कॉल देम कांग्रेस घास? देखिए, या ये सिर्फ मिथ है? नहीं, देखिए, जो चीज़ चैरिटी में आती है ये ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी क्वालिटी की हो। और अमेरिका ने प्राइस पैरिटी मेंटेन करने के लिए, जहाँ तक मुझे को बचपन का याद है, उन्होंने कई शिप्स जो हैं वो समंदर में डाल दी थे रादर किसी को देने के लिए। इंडिया को ज़रूरत थी, इंडिया की सरकार ने उनसे मांग की थी, और उन्होंने ये गेहूँ भेजा था। क्वालिटी गेहूँ की अच्छी नहीं थी। हम लोग समझते हैं कि आज के तारीख में वो कोई ना खाएगा, ना सर्वेंट्स भी खाएंगे, कोई भी नहीं खाएगा।
लेकिन उस ज़माने में हमारी ज़रूरत थी, और साथ में उन्होंने जो है वो वनस्पति के टिन्स भी दिए थे, जो कि मुझे याद है 1960s में मिलते थे, वो फ्री बांटे गए थे। और क्वालिटी में डेफिनेटली जो है वो इन्फीरियर क्वालिटी थी, जो कि उनका सरप्लस था, जो वो समुद्र में फेंक सकते थे, वो इंडिया ने मजबूरी में लिया था। जो कि आप कह रहे हैं वीट का डेफिनेटली हो सकता है कोई भी चीज़ बाहर से आती है, बिना यहाँ पे ट्रायल किए, बिना यहाँ टेस्टिंग किए आप अपनी आबादी को, पॉपुलेशन को दे रहे हो, तो उसमें ये मानना गलत नहीं होगा कि उसमें कुछ ना कुछ बीमारियाँ, कुछ ना कुछ वीड्स, कुछ ना कुछ और चीज़ें आ सकती है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए या मवेशियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। एक्चुअली मैंने सुना था, किसी बूढ़े बुजुर्ग से ही सुना था कि जो उन्होंने मुझे, एक बार मैं फील्ड में था तो जब उन्हें दिखाया तो उसमें हर सफ़ेद सफ़ेद कुछ फूल निकले हुए थे, बोले इसको कांग्रेस घास बोलते हैं। देन आई आस्क्ड देम कि व्हाट इज द हिस्ट्री, तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा था, इसलिए इसका नाम कांग्रेस घास दे दिया। नहीं, वो कुछ हद तक तो ये सही है, क्योंकि जो क्वालिटी थी वो बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी थी। आज की तारीख में कोई भी हिंदुस्तानी उसको न टच करेगा, न खाना चाहेगा, लेकिन मजबूरी थी उस टाइम, पॉपुलेशन कम थी, उसके अलावा भी हमारे पास खुद का प्रोडक्शन नहीं था, और ओवर डिपेंडेंस थी इंपोर्ट्स के लिए, जो आज की तारीख में नहीं है। सो सर, व्हाट इज़ योर करेंट रोल इन CCFI एज अ सीनियर एडवाइज़र? देखिए, CCFI के बारे में बता दूं, इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें करीब हमारे 50 मेंबर्स हैं, जो कि इंडियन कंपनीज हैं। फ़र्क यही है कि हम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबके पास प्लांट है, मशीनरी है, R&D है, और पैन इंडिया उनकी प्रेजेंस है। ये जो मेंबर्स हैं, इनका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, 1960 से ये लोग लगे हुए हैं। आप किसी भी बड़ी कंपनी को नेम करें, एक्सेप्टिंग मल्टीनेशनल्स को, तो सबका यहाँ पे योगदान रहा है। और हम ये समझते हैं कि CCFI एक एसोसिएशन करीब 62 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अंदर जो शुरुआत हुई थी, उसमें 4-5 लोग थे, जो कि आज बढ़ गए हैं, बड़ी कंपनियाँ हो गई हैं, लेकिन फिर भी जैसे सर, UPL इज़ वन ऑफ देम, मेजर कंपनी UPL है, गर्डा है, जो कि हम समझते हैं कि इन्होंने इंडिया में बहुत रिसर्च की है, और इन्होंने जो फॉरेन डिपेंडेंस है वो बहुत हद तक कम की है। और यही वजह है कि आज के तारीख में हर इंडियन कंपनी के पास अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अपना R&D है, अपना मार्केटिंग का सेटअप है, और फॉरेन इंपोर्ट्स पे वो लोग डिपेंडेंट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मेक इन इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी पहल है, और आने वाले समय में दूसरा जो हमारा CCFI का रोल रहता है वो सर गवर्नमेंट के साथ रहता है। 4-5 मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इन मिनिस्ट्री से हम जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको डुअल पर्पस से काम करते हैं। हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फार्मर्स को बताते हैं, और जो फार्मर्स की जो नीड है वो हम गवर्नमेंट को देते हैं, जिसके तहत वो अपनी पॉलिसी फ्रेम कर सके। उसके अलावा जो रिसर्च स्टेशंस हैं, पूसा इंस्टीट्यूट है, IRI है, CSIR है, उनसे हम संपर्क में रहते हैं, जिससे कि नए मॉलिक्यूल्स, ट्रायल्स, टेस्टिंग वगैरह हम लोग कर सकें। और जो जानकारी है उसको डेसिमेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास करीब 14.5 करोड़ फार्मर्स हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन देना किसी के लिए बस की बात नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, हमारे मेंबर्स ने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ हम पैन इंडिया में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, वहाँ हम गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में जानकारी देते हैं, उनको बताते हैं किस तरीके से स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम जो है गवर्नमेंट के पास तो बन जाती है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक एजेंसी बीच में चाहिए। तो CCFI बीइंग द ओल्डेस्ट वन, हम और हमारे मेंबर्स जो हैं इस मुहिम में लगे हुए हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या जो फ्रेम होती हैं, उसमें दोनों का सहयोग रहे, फार्मर्स का भी और मिनिस्ट्री का भी। Nice, sir. So, how do you balance the industry representation and farmer welfare together? देखिए, इंडस्ट्री तो बेसिकली दे आर ऑल बिजनेसमैन, दे वुड डेफिनेटली वांट कि उनकी ब्रांड पॉपुलर हो, उनके मार्केट शेयर बढ़े, प्रॉफिट वगैरह रहे, लेकिन साथ साथ में एक ह्यूमन एंगल भी आता है। दे आर ऑल्सो कमिटेड कि जो एंड यूज़र है, जो कि हमारे केस में फार्मर है, या उससे एक स्टेप ऊपर आते हैं तो हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है। हिंदुस्तान में करीब 3.25 लाख डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो कि एग्री इनपुट्स वगैरह बेचते हैं। उसमें फर्टिलाइजर्स भी है, सीड भी है, पेस्टिसाइड भी है, लेकिन प्राइमरीली ये तीनों चीज़ों में करते हैं। प्लस आप देखेंगे बायो जस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये भी लोग रखना शुरू कर दिया हर एक कंपनी ने। तो बैलेंसिंग की बात यह है कि हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो रोल है वो बहुत ही क्रिटिकल है, और हम लोग आने वाले समय में इस चीज़ को जागरूक रहते हुए हम आगे वाले फार्मर्स को सबको ये बताना चाहेंगे। ऐसे क्या कोई चैलेंजेस आता है ड्यूरिंग व्हेन यू आर इन अ फील्ड एंड डिस्कसिंग विद द फार्मर, एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव? देखिए, जो पहले वाला फार्मर था और जो आज का फार्मर, थोड़ी बात करूँगा सस्टेनेबिलिटी की। पहले जो फार्मर ने, जो कंपनी वाले ने कह दिया वो फार्मर मान लेता था कि भाई देखिए ये कीड़ा है, ये दवाई डालिए, डीलर ने कह दिया वो मान लेता था। आज की तारीख में जो है फार्मर बहुत जागरूक है, उसकी 3rd या 2nd जनरेशन जो है दे आर इन द फील्ड,
एंड प्लस आपके पास जो इतनी मोबिलिटी है कि मोबाइल पे वो दिखा देगा सब ये प्लांट है, ये कीड़ा है, क्या दवाई इस्तेमाल करूँ। तो फार्मर आज का बहुत जागरूक है। ये कहना कि हमारा फार्मर बैकवर्ड है या खाली पंजाब का फार्मर पोटेंशियली नॉलेज बाकी नहीं है, कम्युनिकेशन का फ़र्क हो सकता है, लेकिन आई वुड रियली प्रेज द इंडियन फार्मर टुडे। जो उसको नॉलेज मिली है यूनिवर्सिटी से, सरकारी महकमे से या इंडस्ट्री से, उसने उसका पूरा फ़ायदा उठाया है। और यही वजह है कि आज हम एग्रीकल्चर में, कॉमर्शियल क्रॉप्स में और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में दुनिया से सबसे आगे हैं। सर मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, इट्स नॉट ओनली इन पंजाब और महाराष्ट्र और गुजरात रीजन, हर जगह का किसान आज साइंटिस्ट के बराबर नॉलेज रखता है। हाँ, उसको हम टर्मिनोलॉजी नहीं कह सकते जो साइंस की भाषा में टर्मिनोलॉजी होती है, बट उसको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व इन अ फील्ड। देखिए CCFI का भी यही है, जागरूक किसान। हमारा जो थीम है, ये जो हमारी पंच लाइन है, वही है जागरूक किसान। मतलब ये किसान को आप ये अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ उगाने के लिए, चाहे वो नई वैरायटी हो, चाहे वो नया केमिकल हो, चाहे नया वो पेस्ट हो, इसकी जागरूकता उसके पास है और वो हमेशा उत्सुक रहता है आपसे पूछने के लिए। तो मेरी तो कंपनी के कलीग से यही गुजारिश रहती है कि यंगस्टर्स भी आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, कि अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं मालूम है तो उसको गलत आंसर मत दीजिए, बिकॉज ही इज़ गॉट अ फ़ोन कॉल, ही विल कम बैक टू यू एंड कैच यू बाय योर कॉलर। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप बता दीजिए, साहब मैं पूछ के तसल्ली करके आपको दोबारा बताऊंगा, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्ड करिए, क्योंकि हम जब फील्ड में जाते हैं तो ही टेक्स यू एज अ डॉक्टर। चाहे आप डॉक्टर हो या ना हो, क्या आप तो डॉक्टर हैं, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। ये तो वर्ड भी फेमस है सर, हम लोग को जब हम फील्ड में जाते हैं जनरली दे कॉल डॉक्टर साहब। ठीक है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको हमको बिलाई नहीं करना चाहिए और उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आके हमको उनको जागरूक बनाना चाहिए। सर CCFI जो अभी कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ यू कैन से इन विच स्टेज CCFI इज प्लेइंग अ रोल फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री? देखिए CCFI का जो रोल है वो किसी भी एक स्टेट में सीमित नहीं है। हम लोग जो हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, हर स्टेट में KVKs के साथ में जो है हम प्रोग्राम करते हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद दो तरफा होता है। एक तो ये कि फार्मर्स को जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, नए केमिकल्स के बारे में, नई खोज के बारे में उसको जागरूक कराया जाए। और दूसरा जो होता है वो फार्मर्स ट्रेनिंग की बात आती है। शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा इंडिया में, हमारे मेंबर्स करते हैं, लेकिन जो कि कंप्लीट सेफ्टी के बारे में जागरूक करते हैं। हम कोई भी CCFI कोई भी ब्रांड या कोई भी कंपनी को प्रमोट नहीं करता है। वी डोंट प्रमोट एनी कंपनीज ब्रांड, नथिंग। वी ओनली टॉक अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपको कौन सी दवाई किस डोज में, किस समय पर, किस पेस्ट के लिए या किस बीमारी के लिए डालना है। और वी फॉलो स्ट्रिक्टली द पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। जो सरकार के प्रैक्टिस जो कि खरीफ रबी के लिए अलग बनाए जाते हैं, जो कि एक बुकलेट बनाई जाती है सरकार द्वारा, हर भाषा में वो होती है। हम उसके अलावा एक भी रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, चाहे किसी का बिजनेस इंटरेस्ट हो ना हो। CCFI विल नेवर प्रमोट एनी प्रोडक्ट, एनी कंपनी। और हम ये समझते हैं कि उससे हमको फ़ायदा भी हुआ है। हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्फ्रेंस बिल्ड किया है, ब्यूरोक्रेसी से हमने कॉन्फ्रेंस बिल्ड किया है, मिनिस्ट्री से हमने कॉन्फ्रेंस बिल्ड किया है। और इसीलिए हमको जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है, हम मेलों में पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े बड़े एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पे हमारी वीडियो फिल्म दिखाई जाती है। हम एक्चुअल डेमोस्ट्रेशन देना चाहते हैं, अगर खेत है तो वहाँ पे हम एक्चुअल डेमोस्ट्रेशन देना चाहेंगे। अगर हम किसी एंक्लोजर में करते हैं तो वो हम पानी का यूज़ करते हैं, लेकिन स्प्रे कैसे करना, घोल कैसे बनाना, किस डायरेक्शन में स्प्रे करना, क्या प्रिकॉशन लेना, ये चीज़ें हम थियोरेटिकली भी बताते हैं और प्रैक्टिकली बताते हैं। तो आई डोंट थिंक, और जो सेफ्टी किट हमारा है हमें, तो वो पूरा कंप्लीट किट है। आपका हेड गियर है, आइज़ का मास्क है, फेस का आपका कवरेज है, हाथ के ग्लव्स हैं, एप्रन है, और हमने अब जूते भी ऐड किए हैं, जो कि न सिर्फ पेडिकिल में काम आता है, लेकिन जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती है कि भाई सांप की, स्नेक बाइट के केसेस होते हैं, ये देखते हुए, और शायद ही ऐसी कोई कंपनी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया ये किट्स बांटती है। उसके लिए हमारे जो मेंबर्स हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेंबर्स का, जो कि ये स्पॉन्सर करते हैं, जिसमें कि उनका ब्रांड दिखाया जाता है, लेकिन उनका प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं बेचते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि CCFI का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और जो हमारी क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि बताऊँ, महाराष्ट्र में करीब 7-8 साल पहले जो केस हुए थे, हम लोगों ने यवतमाल केस, हमने पूरा वहाँ पे कैंपिंग की थी, तहकीकात की थी, और पता पड़ा था किस वजह से हुआ है। लेकिन लोगों को परसेप्शन धारणा थी कि भाई पेस्टिसाइड से हुआ है, लेकिन वो चीज़ नहीं थी। वो लोग जो है स्प्रे करने के टाइम में तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, खाना पीना करते हैं, जो कि हम बिल्कुल मना करते हैं, हिदायत दी जाती है कि इसको फॉलो ना किया जाए। तो यही एक वजह है जो कि इतने सालों बाद
हम स्टेट गवर्नमेंट से, कमिश्नर साहब से टच में रहते हैं, महाराष्ट्र में भी, दूसरे स्टेट्स में भी एक भी हादसा नहीं हुआ है, और ये हमारे लिए एक बड़ा भारी सेटिस्फेक्शन की बात है। But that Yavatmal case was the turning point on, or talking point with the agrochemical industry. जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी थी, वो जो कि कॉन्फिडेंशियल थी, सरकार ने बाद में बताई है शायद, उसमें ये कहा गया था कि दे हैड अ लॉट ऑफ लिकर, इलिसिट लिकर वाज वन एरिया जो कि ट्रिगर हो गया था बाय टेकिंग, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से, जो कि वहाँ प्रैक्टिस होती है कई जगह, जिससे कि वो ट्रिगर हो गया था। हम तो ये नहीं चाहते कि उसके बाद एक भी हादसा नहीं हुआ है, चाहे वो मवेशी हो, चाहे वो इंसान हो। तो हम इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें ये ट्रेनिंग देने का मौका दिया, और हम हर स्टेट में यही जाकर बताते हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छी वीडियो फिल्म्स हैं जो कि हर लैंग्वेज में हैं, और हम इसको ओपन स्पेस में, क्लोज स्पेस में, लैपटॉप से, सब जगह उसको सिखाया जाता है। Sir, this is one of the aspect of agrochemical industry. Now, I'll turn when talk about all agriculture. So, what is the biggest challenges the agriculture industry is facing right now in India? What do you think? देखिए, बिफोर आई कम टू चैलेंजेस, मे बी आई ऑल्सो टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स। एग्रीकल्चर में क्या है, चैलेंजेस तो 2-3 हैं जो कि आप हर एक फोरम पे बोलते हैं, हम सब समझते हैं कि भाई यही है। नंबर 1 इज़ जो हमारी लैंड होल्डिंग है वो बहुत छोटी, 85% is farmer are लेस देन under 1 एकड़ 1.5 एकड़ की बात है। लेकिन इसका कुछ एग्रीगेशन भी हो रहा है, जैसे एक खेत में, एक शहर में, गांव में 4 भाई हैं, 3 भाई अगर शहर चले गए हैं तो वापस उन्होंने ज़मीन बेच भी दी है, तो एग्रीगेशन भी हो रहा है। ये बहुत ही एक स्लो मोमेंट है, लेकिन एग्रीगेशन भी हो रहा है। उन्हें साथ की ज़मीन भी खरीद ली सो दैट वो एक साथ ट्रैक्टर चला सके, तो एग्रीगेशन भी हो रहा है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, हम समझते हैं कि जो इरीगेशन की बात है, हम लोग अभी भी मानसून पर डिपेंडेंट हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा कि आपको शायद खुशी होगी, वर्ल्ड में हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया हमारे पास है। अबाउट 60% जो हमारा एरिया है वो इरीगेटेड है, जो कि ग्लोबली वर्ल्ड में कहीं भी नहीं। irrigated by the रिवर्स, natural कैनाल्स, sources वेल्स, or- हाँ, या नेचुरल सोर्सेज, नॉट रेनफॉल। रेनफॉल पर डिपेंडेंस हमारी करीब 35 से 40% है, जो कि ठीक है। हर 2-3 साल में एक दफ़ा ड्राई स्पेल आती है, जो कि फार्मर भी यूज्ड है, हम भी यूज्ड हैं, डिस्कशन के लिए, कहने के लिए, बोलने के लिए ठीक है, लेकिन फार्मर जानता है कि हर 2-3 साल में साइकिल आती है। लेकिन फिर भी इंडिया में हाईएस्ट इरीगेटेड एरिया है, जो कि करीब 60% है, जो कि कैप्टिव कैनाल्स के थ्रू, डीप वेल्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू जो है इरीगेशन की जाती है। और जहाँ पे फ्लड्स भी आते हैं वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, लेकिन ये भी कहा गया है कि जब फ्लड्स आते हैं, जैसे बिहार में आते हैं, तो जो सिल्ट आती है, जो सॉइल आती है, टॉप सॉइल जो है वो बहुत गेन करता है। उसमें जो है बाद में सर्दियों में वहाँ मक्का उगाया जाता है, जो कि हिंदुस्तान में कहीं भी विंटर में मक्का नहीं होता है, वो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का वाइट मक्का भी है और नॉर्मल मक्का भी, गोल्डन मक्का भी है। And somewhere they wait for this kind of flood के वो आता है तो पानी में, then they will sow in the this one अपना चावल और धान की खेती भी उसी से होती है। जो थर्ड चैलेंज की बात हो रही थी अबाउट प्रोडक्टिविटी। सबका ये कहना है, सब आप चाइना से कंपेयर करिए, आप किसी और से कंपेयर करिए। देखिए, चाइना के कुछ फिगर्स जो हैं सही हो सकते हैं, कुछ फिगर्स मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। खाली दूसरे देशों को, दूसरे फार्मर्स को लोड दिखाने के लिए हम लोग भी चाइना से कंपेयर करते हैं, ना कि दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन बनता नहीं है। एग्रीकल्चर इज़ वन एरिया जो कि कोई कांस्टेंट कंपैरिजन नहीं बनता है, क्योंकि हर एक की जलवायु अलग है, सॉइल टाइप अलग है, मेथड ऑफ कल्टीवेशन अलग है, इसलिए वो चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन जो पॉजिटिव्स हैं वो आप देखिए, हिंदुस्तान के लिए वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट इंडिया में रहती है थ्रू आउट द ईयर, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज हमारे पास रहती है। नंबर 2, जितनी क्रॉप्स हम उगाते हैं इंडिया में, जितनी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, आप नेम एनी क्रॉप, एनी एरिया, यू विल फाइंड कि इंडिया कैज एबल टू ग्रो। अब आप देखेंगे कि केसर कहाँ उगती है और स्ट्रॉबेरीज़ कहाँ उगती है और कहाँ नहीं उगती थी, वहाँ सब जगह उगती है। इसलिए डिपेंडेंस जो है एक क्रॉप पे नहीं, सभी क्रॉप्स पर है। नंबर 3, देयर हैज़ बीन अ बिग मूव आफ्टर कोविड टू ग्रो मोर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, विच इज़ वन थिंग एवरीबडी वॉज वेरी कीन कि सब न्यूट्रिशन के नाम से एवरीबडी वॉज टेकिंग लॉट ऑफ फ्रूट्स, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बट हुआ क्या है कि टुडे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर हायर देन द कमर्शियल क्रॉप्स, पैडी एंड वीट। और बाद में जो गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन दिया है मक्के के लिए, बाजरा के लिए, ज्वार के लिए, तो मिनट्स पे भी फोकस, वही ये श्री अन्न जो बोलते हैं, मिनट्स आप बोल रहे हैं, उस पर बहुत फोकस दिया है। और आज देखेंगे हर शादी में, हर 5 स्टार होटल में इन चीज़ों का जो है बहुत ही प्रचलन हुआ है, और लोग इसको
आप उसकी प्राइस भी देख लीजिए, प्राइस आप गेहूं से ज़्यादा प्राइस होगी इनकी आज की तारीख में, जो कि हम पहले देखते भी 20 नहीं साल थे। पहले नोबडी विल टॉक अबाउट मक्का कोई के बात ही लेना नहीं है। करता था। और मक्का इज़ वन एरिया जो कि सारे हिंदुस्तान में उगाया जाता है। इसका खाने के अलावा कई जो है मेडिसिन यूजेस भी हैं, मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री में जाता है। एक टाइम तो हम सब घोड़ों के लिए यूज करते थे इनको। नहीं That was long वो way आप back. बिहार में देखिए तो वही कहेंगे साहब मुर्गी दाना है, उसके दुनिया भर के स्कैंडल हो गए थे और कहना नहीं चाहिए, लेकिन दैट वाज समथिंग विच वाज वेरी वेरी ड्रेडफुल। लेकिन अब जो है ये यही अन्न जो है डिमांड में है, एंड वी आर एबल टू फीड द एंटायर कंट्री विच इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। एंड आई पर्सनली फील कि आने वाले समय में हम लोग न कि स्टॉक मेंटेन कर पाएंगे लेकिन एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। Sir, how important is Make in India initiative in agrochemical industry? देखिए गवर्नमेंट ने ये मूव जो चलाया है मेक इन इंडिया, ये सबका कहना यही था शुरू में कि ये सिर्फ कागज़ में रहेगा, कुछ होगा नहीं। कुछ हद तक जो है सक्सेस मिली है इसमें। लोगों ने यहाँ पे अपने प्लांट लगाए हैं, लोग यहाँ प्रोडक्शन करना चाहते हैं, लोगों ने यहाँ पे इनोवेटिव सेंटर्स बनाए हैं, R&D यहाँ पे शुरू की है। एक बड़ी गलत धारणा रहती है कि साहब R&D जो है वो ग्लोबली मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं, इंडियन कंपनीज नहीं करती हैं। मैं इस थ्योरी के थोड़ा खिलाफ हूँ, इसलिए कि इंडियंस जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, करीब 3 से 4% अपना टर्नओवर हर साल वो लोग R&D में करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। कई मेंबर्स ने हमारे इनोवेटिव सेंटर्स खोले हुए हैं जहाँ की कई साइंटिस्ट काम करते हैं और वो नए मॉलिक्यूल्स भी डेवलप करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हो अमित की गवर्नमेंट भी जो है स्पेशली सीड के अंदर इतनी वैरायटीज़ ला रही हैं जो कि रोज़ रिलीज़ की जाती हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। एरिया हमारा सीमित है। अब जो एम वही है कि उसी एरिया से Area is also going to be reduced. वो to some- मार्जिनली आता है, लेकिन इतने बड़े कंट्री में अगर किसी ने कहा जी 1% हुआ तो वो भी ज़्यादा होता है, 1% भी कम नहीं होता है, क्योंकि लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी मुहिम है ये बहुत सक्सेसफुल रही है। 20 years before, sir, when we see after the Noida, everything was irrigated and a crop production tha. Now till the Jewar, how many acre land I don't know, but everything is built. तो नहीं, ऐसा हर जगह हो रहा है। लैंड की तो कमी रहेगी, लेकिन जो दूसरा काउंटर पॉइंट है, आप चाहते हैं कि पर यूनिट एरिया आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, वो चीज़ चल रही। प्लस जो गवर्नमेंट का मूव रहा है और हम भी फॉलो करते हैं उसको, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। आप क्यों पंजाब में सिर्फ पैडी उगाते हैं? इफ़ यू कैन डू समथिंग एल्स जिसमें कम पानी लगता हो या कम लागत लगती है तो वो आप ट्राई करिए। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज़ वन एरिया जो कि थ्योरेटिकली इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन लोग करना शुरू किया है। स्पेशली यूल फाइंड स्ट्रॉबेरीज़ की बात होती है, ग्रेप्स की बात होती है, लोग उगाते हैं, करते हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। और हमारे पास स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है, हमारे पास FCI गोडाउन्स हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि इंडिया में जो है क्रॉप लॉसेज आर वेरी हाई। अब क्रॉप लॉसेज में नहीं कहूँगा सिर्फ खेत में आपके कीड़े की वजह से, बीमारी की वजह से। आफ्टर हार्वेस्ट जो है वहाँ से जा रहा है वो गोडाउन में, वहाँ से जा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, फिर जा रहा है वो डीलर के यहाँ, फिर आ रहा है वो आपके फंक्शन में, फिर वो जा रहा है आपके वेडिंग्स में, फिर जा रहा है वो आपके होटल्स में, फिर जा रहा है रिटेल के काउंटर्स में। जो वेस्टेज है मेरे हिसाब से इंडिया में ग्रेन का वेस्टेज इज़ अबाउट 22%। 22% इज़ ह्यूज। अगर आप इसको सेव कर पाएँ तो आने वाले 20 साल में आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं। ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये असेसमेंट किया हुआ है। और कुछ जो हमारे गवर्नमेंट के गोडाउन्स वगैरह हैं उनसे मैंने निवेदन किया था कि साहब आपके फिगर्स क्या हैं, तो दे विल से नॉर्मली साहब हमारा तो बहुत कम होता है 1 या 2%। 1 या 2% ऑफ द स्टोरेज इज़ ह्यूज। इसलिए हम तो इस 22% आप सुन के आप शौक लग जाएंगे, लेकिन खाली एक खेत में बचाने वाली बात नहीं। वो तो ठीक है, आपने अच्छी वैरायटी उगा ली, टाइम पे स्प्रे कर दिया, और भी मेजर्स ले लिए, डिजीज़ के लिए भी ले लिए, लेकिन जो अदर वेस्टेज है, जो आप एक प्लेट लेकर शादी में भी जाते हैं तो कितना भरते हैं, कितना वेस्ट करते हैं, विच इज़ समथिंग विच पेन्स मी अलॉट। तो आई पर्सनली फील कि वेस्टेज को कम करना हमारे लिए एक मैंडेटरी चीज़ होना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ साउथ में मैंने देखा है। आपको ताज्जुब हुआ, कोयम्बटूर में एक फंक्शन के बाद वहाँ पे प्लेटों का ढेर लगा हुआ था। तो आई वेंट दैट साइड टू पिक अप अ प्लेट। बोले नहीं साहब ये तो झूठी प्लेट है। आई वाज क्वाइट सरप्राइज, एक एक दाना उसमें से जो है उन्होंने खा के साफ करके वहाँ ढेर लगा रखा था। दैट वाज समथिंग विच आई लर्नड इन कोयम्बटूर। एंड आई पर्सनली फील वेस्टेज इज़ वन एरिया वेयर आई थिंक all Indians, people like you and me, should be talking about it at every forum. Right, sir. This is one of my one important rule in my dining. जी. If you are taking anything in your plate, you have to finish it. It means whatever the family member we have, by hook or by crook. Otherwise, don't take it. तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। So at least a small initiative we can नहीं run बिल्कुल, about. इससे बहुत फ़र्क पड़ता है साहब। आज 140 करोड़ का आप
पूरा खाना खिला रहे हैं, सरप्लस है आपके पास, और क्या चाहिए आपको। Sir, how can policy reform help both industry growth and farmer prosperity? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि एक मयान में दो तलवार रखने जैसी चीज बात। नहीं, इसमें कहने का मतलब ये है कि साहब कि जो इंडिया की डिमांड जो मीट करना चाहते हैं हम एग्रीकल्चर की और तरीके से, वो तो मीट हो जाएगी, लेकिन जो पोटेंशियल हमारे पास ज़्यादा है, जो कि ग्लोबल देखने की बात है, हम कहते हैं लुक ग्लोबल, तो वहाँ पे जो है बेसिकली वी नीड एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स के लिए दो एलिमेंट आते हैं। एक तो ये कि हमारी क्वालिटी जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए, जो कि मैं बड़ा कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ में कि एटलीस्ट एग्रो केमिकल्स वी आर एक्सपोर्टिंग टू 167 कंट्रीज, चाहे वो छोटी क्वांटिटी हो चाहे बड़ी क्वांटिटी हो। वी आर एक्सपोर्टिंग टन्स एंड टन्स ऑफ मटीरियल टू 167 कंट्रीज आउट ऑफ टोटल 192 कंट्रीज, वेयर देयर हैव बीन नो रिजेक्शंस। दैट इज़ वन पार्ट। एक्सपोर्ट हमको बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें फिर निश क्रॉप्स भी आएंगी, कोई स्पेशलाइज जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, या मैं बार बार स्ट्रॉबेरी का नाम ले रहा हूँ, या और कुछ चीज़ जो कि डिमांड में रहे उसको हम भेज सकते हैं। शिपमेंट्स की दिक्कत आती है, कंसाइनमेंट में दिक्कत आती है, जैसे अभी गल्फ वार हो रही दिक्कत आ रही है। दीज आर ऑल टेम्पररी फेजेस, पीपल हैव बीन दिस बिजनेस फॉर ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इसके साथ साथ जो मेक इन इंडिया वाली कहानी है, जिसका कि Then too, sir, our geopolitical is strong. The geopolitical team is strong. Whatever the going on and around, but we are still getting the oil from that Yes, tunnel. yes. नहीं, आई थिंक कुछ चीज़ें जो है इसमें, सिंस आपने रेज किया है गल्फ वॉर के बारे में, देयर शुड नॉट बी सिचुएशन ऑफ पैनिक। मेरा कहना ये है कि एटलीस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज, चाहे वो सीड वाले हों चाहे एग्रो केमिकल्स हों, मार्च के महीने में, मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, हर कंपनी जो है मार्च के महीने में हेवी बिलिंग करती है। उसका मतलब ये है कि जो बैलेंस शीट है आपकी, उसको आपको दिखाना है कि बहुत अच्छे टर्नओवर हुआ है, जिसकी वजह से अप्रैल और मई में जो है वो सेल कम हो जाती है। ये हकीकत है, इसमें कोई डिनाई करने की बात नहीं। लेकिन उससे क्या होता है कि आपको ये लगता है कि भाई कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन इट इज़ ओनली टेम्प्रेरी। हम लोगों ने, इंडस्ट्री ने ये फोकस कर रखा है कि जहाँ तक हो सकता है वी मेंटेन प्राइस पैरिटी। वी हैव नेवर अलाउड पीपल टू बी सोल्ड ऑलमोस्ट एट 25-30% बिलो द एमआरपी। हम एमआरपी भी अलाउ नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड देती भी है, और हमारे डीलर्स का हम लोग पूरा स्क्रूटनी करते हैं। हर साल उनके लाइसेंस रिन्यू होते हैं, और हम ये देखते हैं कि हमारे डीलर्स जो हैं वो सही क्वालिटी, सही क्वांटिटी, कोई लिंकेज तो नहीं बेच रहे हैं। ये हम देखते हैं, जो कि कई इंडस्ट्रीज में नहीं होता है कि भाई आपने गाड़ी बेची, साथ में आपने जो भी दे दिया, लेकिन ये भी साथ लीजिए। लेकिन हम लोग समझते हैं कि हमारी इंडस्ट्री बहुत जागरूक है। लेकिन इससे जो लिंक बात आती है, जो कि मेक इन इंडिया से लिंक्ड है, वो है इंपोर्ट्स के बारे में। टुडे वी आर अ ट्रेड सरप्लस इंडस्ट्री। हमारा एक्सपोर्ट है करीब 45,000 करोड़ का, इंपोर्ट है करीब 15,000 करोड़ का। 30,000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली हमारा ट्रेड सरप्लस है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ट्रेड सरप्लस इंडस्ट्री हैं, वाई शुड वी बी इम्पोर्टिंग? इम्पोर्ट्स आर ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग एवरी ईयर। एंड आपको ताज्जुब होगा, जो दो बड़े कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चाइना एंड यूएसए। इट्स अ वेरी ऑड कॉम्बिनेशन। चाइना से फॉर्मुलेशन होती है, वहाँ पे एमएससी से सारे प्लांट हैं, यूपीएल का प्लांट भी वहीं पर है, प्लस सिंजेंटा, बायर, बीएसएफ, अडामा, एफएमसी, दे ऑल प्लांट्स देयर, फुल ब्लास्ट चल रहे हैं। और इस कोस्ट में माल आने के लिए कोई दिक्कत नहीं। गल्फ़ की बात अलग हो जाती है, लेकिन इस कोस्ट में आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी तब देख लेंगे। लेकिन अभी जो है रेडीमेड फॉर्मुलेशंस आ रही हैं, जो कि मेरे हिसाब से करीब इंडिया का 55% जो इंपोर्ट हो रहा है दैट इज़ रेडीमेड फॉर्मुलेशन। उसमें आपको कोई वैल्यूडेशन नहीं है, कोई प्लांट की ज़रूरत नहीं है। आप ड्रम्स में लाइए, छोटे बॉटल में पैक करिए, लेबलिंग करिए और बेच दीजिए, विच इज़ नॉट रियली मेक इन इंडिया, इट्स ओनली ट्रेडिंग इन इंडिया। हाँ, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हमारे मेंबर्स हैं, हर एक का प्लांट है, मल्टीपल प्लांट्स हैं, मल्टीपल फैसिलिटीज़ हैं। दे कैन ऑल्सो मेक हर्बिसाइड्स, दे कैन ऑल्सो मेक इंसेक्टिसाइड्स, दे कैन ऑल्सो मेक फंजीसाइड्स, दे कैन ऑल्सो मेक ग्रैन्यूल्स, दे कैन ऑल्सो मेक डस्ट, दे कैन ऑल्सो मेक लिक्विड्स। एंड देन लिक्विड्स में भी EC, SC, दे कैन मेक एवरीथिंग विच इज़ पॉसिबल। एंड आई थिंक अगर आपने देखा हो, इंडिया की जो पैकिंग है इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैकिंग इन द वर्ल्ड। आई एम टेलिंग यू, पैकिंग कॉस्ट टुडे इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 8 to 10% पैकिंग कॉस्ट आती है, जो कि लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ न सिर्फ पेस्टिसाइड्स में, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप मिठाई ले लीजिए, आपको ईटेबल ले लीजिए, द पैकिंग इन इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड आई थिंक दैट्स वन एरिया जो कि आप फील देख सकते हैं और आपको लगता है कि मुझे टेम्पटेशन है खरीदने के लिए। We work on a perception, na? Yes. Major then. When I was the part of one industry, one company, so they were majorly focused on packaging more.
So the bottle size something different, look, feel something bottle, packaging something different. There's a window kind of packaging. You open this, you will get the window, and in after that window, there's a product also. So they make a product feel better, right? Then I asked him, the one R&D person, uh, okay, the good factor is there in the product, but actually the quality is also good for the field. Well, quality is the same which other one is selling now. यू सी आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज़ और रिजेक्शन आप नहीं होता है, इसका मतलब ये कि आपकी क्वालिटी ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। एग्जांपल दिए जाते हैं साहब जो कि सही भी हैं, कुछ हद तक बासमती की बात होती है, ग्रेप्स की बात होती है, ठीक है, द एक्सपोर्टर्स एंड दे मे यूज सम एक्सेस क्वांटिटी, दे मे यूज समथिंग डिफरेंट विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, विच शुड नॉट बी डन। ये तो जो कंपनियां प्रमोट करना चाहती हैं उनको देखने की बात है कि हमारी जो सिफारिश दी हुई है गवर्नमेंट की उसके मुताबिक चलिए तो कोई रिजेक्शन नहीं आएगा। सर, इस मुद्दे पे आ गए तो मुझे 2-3 चीज़ें जाननी थी जी। एक टॉपिक है जो मिथ वर्सेस रियलिटी। एग्रोकेमिकल के बिहाफ पे देयर इज अ ह्यूज lot many NGO is running after the agrochemical industry. Some of the, you can say, the thought-provoking leaders or some call themselves as a entrepreneur or something. They used to talk on agrochemical, and they spread the various myths in a market. I wanted to ask 2-3 major myths which is in a market which you want to burst right now. अमित, तुमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है एंड आई थिंक दिस वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। आई बीन राइटिंग ऑन दिस, आई बीन टॉकिंग अबाउट दिस, एंड ये सारी चीज़ें हकीकत है। चाहे वो मंत्री जी हों, जैसे मैं कल उनसे बात की थी तो मैंने कहा था टॉक में, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हों, या एंड में हाउस वाइफ हो, जो परसेप्शन लोग कैरी करते हैं उसके बारे में करीब 10-15 परसेप्शंस हैं जो कि नेगेटिव हैं। उनके मिथ्स को मैं डिमोलिश करने के लिए सिर्फ 3-4 देना चाहूँगा। पहला मिथ जो नॉर्मली कहा जाता है कि इंडिया यूजेस एक्सेस पेस्टिसाइड्स। हमें तो सरप्राइज 380 ग्राम प्रति हेक्टेयर का हमारा कंजम्पशन है, जो कि चाइना में 11 kg है, जापान में 7 kg है, ये ग्राम है। तो वी आर वन ऑफ द लीस्ट पीपल टू यूज़ पर एकड़ और पर हेक्टेयर ऑफ पेस्टिसाइड्स, विच इज़ अ गवर्नमेंट फिगर, इज़ नॉट माई फिगर। 380 grams, यू मस्ट रिमेंबर दैट। सो वी कैन बी अश्योर्ड 10% का ऊपर नीचे वेरिएशन ले भी सकते तो हैं, एवरेज निकाला गया है, तो विच इज़ करेक्ट। तो ये आप दिमाग में रखिए कि हम लोग एक्सेस यूज़ नहीं करते हैं, और एक्सेस करने में कॉस्ट भी उसकी बढ़ती है फार्मर की, भाई विल यूज़ एक्सेस। हम लोग डीलर को भी हिदायत देते हैं कि आप एक्सेस की रिकमेंडेशन मत दीजिए, चाहे आपको डिस्काउंट मिलता हो, चाहे आपको फ़ायदा होता हो, डू नॉट गिव इट, बिकॉज अगर वो क्रॉप में नुकसान करता है, ही विल कम बैक टू योर शॉप एंड बर्न योर शॉप। फार्मर पुराना वाला फार्मर नहीं है, उठा लगाकर चला गया। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों को ये कहा जाता है कि इंडियन फूड या इंडियन ईटेबल्स हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दे कंटेन लॉट ऑफ रेजिड्यूज। रेजिड्यू का मतलब ये हुआ कि उसमें जो तत्व हैं उसमें पेस्टिसाइड के ट्रेसेस रहते हैं जो कि खाने के लिए हानिकारक है। आई एम बेसिंग दिस ऑन डेटा फ्रॉम IRI, फ्रॉम पोसा इंस्टीट्यूट। आई हैव डेटा विच हैज बीन कलेक्टेड बाय RTIs. द डेटा टॉक्स अबाउट 2.2% of the samples drawn. Samples would be huge samples, quantity would be running into few lakhs, जो कि इंस्टीट्यूट करती है। 2.2% of the samples drawn are above MRL. Only 2.2. उसमें क्या क्या सैम्पल्स हैं? मिल्क भी है, मीट भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, सारे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हैं, ऑल अदर ईटेबल्स हैं जो कि हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं। एवरेज निकालने का मिल्क भी है, वाटर भी है, उसके बाद 2.2% आता है जो कि ऊसा के फिगर्स हैं, जो कि we have got them from RTI, we are filing it every year for last 10 years. That is the second point. So residues जो है वो नहीं है, और जो है वो सेफ़ है, ह्यूमन कंजम्पशन के सेफ़ है, और जहाँ तक आप खाते भी ये चीज़ें वेजिटेबल्स, आई वुड रिकमेंड कि इसको आप पूरा वॉश कर लें और उसके बाद जो इसको खाया जाए। थर्ड जो सर, एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ूंगा, मुझे वो MRL की एक डिफिनेशन और चाहिए, बिकॉज जनरली लोग सोचते हैं MRL इज़ अ ब्रेक इवन, कि इससे अगर एक पॉइंट भी ऊपर जाता है तो हार्मफुल है। But I think which I learned in the industry, MRL is 100 times lesser or lower kind of जो सेट किया जाता है। देखिए, इंडिया के जो MRL स्टैंडर्ड्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज आर मच मोर स्ट्रिंजेंट। हाँ, हम लोग ज़्यादा इसमें टॉलरेंस लिमिट जो कम रखते हैं, मतलब ये कि हम समझते हैं कि उतना रखने के बाद हमारी चीज़ें सेफ़ रहेगी। दूसरे कंट्रीज़ में लिमिट में बहुत रिलैक्सेशन है, वहाँ पे ज़्यादा MRL चल जाता है, दिस द मैक्सिमम लिमिट। तो हम ये समझते हैं कि इंडिया में जो रूल्स बनाए हुए हैं वो गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक होते हैं, और वो काफ़ी सोच समझ कर
बनाए गए हैं, सारे साइंटिस्ट ने बनाए गए हैं, पूरी बॉडी बैठ के बनाती है। इसलिए आप ये समझ के चलिए मोटा मोटी कि इंडियन फूड इज़ सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इट कैन बी वॉश्ड एंड यूज रॉ ऑल्सो एंड कुकड ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थर्ड जो धारणा है वो आ जाती है हमारी स्पूरियस के बारे में, जो कि हमारे मंत्री जी ने भी कहा था, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी इसके बारे में अलग परसेप्शन रखते हैं। हमारी इंडस्ट्री भी जो है वो, जो इंपोर्टिंग लॉबी जैसा आपने कहा था, जो एनजीओज़ हैं, जो फॉरेन फंडेड एनजीओज़ हैं, सबका एक ही रहता है कि सब इंडियन इंडस्ट्री को किस तरीके से ग्रोथ मारी जाए। दे विल टॉक अगेंस्ट फर्टिलाइजर, दे विल टॉक अगेंस्ट पेस्टिसाइड्स। तो जहाँ तक सवाल है स्पूरियस का, मैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में तोमर जी के जो फिगर्स है मैं कोट करना चाहूँगा। 3.8 लाख सैम्पल्स लिए थे, उसमें जो सैम्पल्स पाए गए विच वॉज फाउंड टू बी, देयर इज नो सच वर्ड स्पूरियस इन द एक्ट। There is a misleading, there is a... नहीं, बेसिकली इट इज़ नॉट मीटिंग स्पेसिफिकेशन और इट इज़ मिसब्रांडेड। तो ये जो फिगर आया है 1.174% जो है, ये तोमर जी ने लोकसभा में जो क्वेश्चन जवाब दिए हैं उसके हैं। 2020 से में 21 में, बाद में दूसरे मंत्री जी ने 23 में दिए हैं। These figures are below 2%. So to say that Indian market is full of spurious pesticides is done by some vested interests, which I would not name them here, but उसका नतीजा नहीं। हमने जहाँ भी ऐसी चीज़ पाई है हमने लीगल केस किए हैं और हमें सक्सेस मिली है। I'll not put the name, but हमारे इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े लीडर ने बोला था 40% से ज़्यादा स्पूरियस है। नहीं, लेट मी नॉट हाइड द फैक्ट कि ये जो रिपोर्ट है, ये फिकी की रिपोर्ट है जो कि 2015 की है। ये जानना ज़रूरी होगा कि ये रिपोर्ट किसके कहने से बनाई गई थी, किसने इसको फंड किया था और इसमें इंडियन मेंबर्स का क्या रोल था। बिल्कुल रोल नहीं था इसमें। लेकिन आज की तारीख में पुरानी 15-10 साल पुरानी रिपोर्ट को रिलाई करना ठीक नहीं रहेगा। जो पार्लियामेंट के क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। प्लस हम लोगों ने RTI फाइल किए इन ऑल 25 स्टेट्स। आई हैव फाइल्ड पर्सनली RTIs इन ऑल 25 स्टेट्स फॉर द लास्ट 8 years, and that figure also is about close to 2%. It is higher than what मंत्री जी is saying, but I have taken states which are साउथ, डाउन साउथ, आंध्रा सब लिया है। इनके जो फिगर्स हैं वो भी ठीक है, नॉर्थ के ही हैं। लेकिन 1.7 और 2% में बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये जो एक मिसकंसेप्शन है अबाउट स्पूरियस निकाल दिया जाए। PMB भी जो अभी आ रहा है 2020 था वो 2025 हो गया है, इसमें भी इसका प्रावधान किया गया है। और हम समझते हैं कि जो नकली माल बना रहे हैं या जो मेकिंग मटेरियल विच नॉट मीटिंग स्पेसिफिकेशन, उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए। कल भी मैंने मंत्री जी से वही कहा था सेमिनार में कि साहब ज़रूर करिए और हम जो है आपका साथ देंगे इसके बारे में। लेकिन जो अगर गलत धारणा बन गई है एक तरीके से, हर लोग ऐसे बनाते ही नहीं हो सकता, बिकॉज आफ्टर ऑल लोगों ने यहाँ पे सर्वाइवल करने के लिए प्लांट लगाए हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए प्लांट लगाए हैं। और कभी भी मैं देखता हूँ कि कोई भी डिफेम नहीं करेगा एक्सेप्टिंग फॉरेन फंडेड NGOs। दे आर वेरी फंडेड वेरी हेवीली ऑन दिस। I will not like to share the figures here, but if you see their bank balances, which we know are huge, they have been funded in crores so that they can defame the fertilizer industry to say that go organic, जो कि श्रीलंका में हुआ था, जानते हैं क्या हुआ था, and they will fund the anti lobby of pesticides कि इसको कम किया जाए। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी रहती है, जैसे आप कह रहे हैं, ऑर्गेनिक भी चलेगा, बायो भी चलेगा, पेस्टिसाइड भी चलेगा, और जैसे आप समझ सकते हैं सब चीज़ सर्वाइव करेंगी। लेकिन इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आज की तारीख में ऑर्गेनिक इंडिया में जो है इट इज़ लेस देन 1%। हम लोगों ने कभी उसके खिलाफ नहीं बोला है, ना हम बोलेंगे, क्योंकि दे विल ग्रो नेचुरली टू द एक्सटेंट दे आर पॉसिबल। बट ऑर्गेनिक जो है आज की तारीख में 1% से भी कम है। और आप एक चीज़ और, ऑर्गेनिक के दाम जो हैं इंडिया के हिसाब से, प्रोडक्शन इज़ ऑलमोस्ट हाफ। अगर आप ऑर्गेनिक उगाएंगे उसका प्रोडक्शन इंडिया में नॉर्मल क्रॉप से आधा होता है और कॉस्ट उसकी डबल है। तो अमित जी आप समझिए कि अगर आपको इंडिया को फीड करना है तो आपको 4 इंडिया चाहिए जोग्राफिकली टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन। नहीं, आई वाज नॉट एग्रीड ऑन दैट वन सर। मैं सहमत भी नहीं करता कि ओनली ऑर्गेनिक और these can sustain, because sustainability is some different buzzword. You can't rely on organic only, you can't rely on biological only. Every forum I used to talk about, we have to create the balance. नहीं, हर कंपनी ने आज की तारीख में जो है बायो का भी अपना यूनिट खोल रखा है, डिवीजन खोल रखा है, ऑर्गेनिक की भी ट्राई करते हैं, पेस्टिसाइड भी वो बेचते हैं, खाद भी वो बेचते हैं, बीज भी बेचते हैं। आई थिंक इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग्स। सो एवरीथिंग विल ग्रो इन दिस कंट्री। वी हैव नॉट स्टॉप्ड एनीथिंग, गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट स्टॉप्ड एनीथिंग। बट जो एक्सपीरियंस श्रीलंका का रहा है उसको देखते हुए गवर्नमेंट भी अब जागरूक हो गई है। हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, दे आर आल्सो एक्सपोर्टिंग द ग्रेन एंड एवरीथिंग फ्रॉम बंगाल। आप सब कह नहीं सकते कि ऑर्गेनिक कह दिया है, उन्होंने हमको डेटा भी शेयर नहीं किया था। लेकिन उनकी स्टेट में, जैसा आप सही कह रहे हैं कि एडजॉइनिंग स्टेट से जो है वो राशन पानी जा रहा है, तभी उनका सर्वाइवल हो रहा है।
लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं ऑर्गेनिक स्टेट, वी ऑल्सो अप्रिशिएट, एवरीवन क्लैप्स के साथ, इट्स अ गुड थिंग डन। बट ट्रूली स्पीकिंग इंडिया के लिए सर्वाइवल के लिए और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वी हैव टू हैव अ match and mix of all these things, and each farmer has the option to choose what he wants to choose. Dealer has the option to choose what he wants to promote. Companies have option to decide what they want to promote. अब आप लोग इतनी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बायो की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, which is good, they are creating awareness. Let farmer have the option of using what he wants to use and not to use what is harmful to him. इकोनॉमिक्स भी प्ले करती है, कॉस्ट भी उसको देखना पड़ता है। आज की तारीख में पेस्टिसाइड जो है, इट इज़ लेस देन आई थिंक 0.4% या 4%, आई एम नॉट टू श्योर, डॉक्टर दलवाई की रिपोर्ट थी, उसका ये कंपोनेंट है, बहुत ही छोटा कंपोनेंट है, क्योंकि ज़्यादातर फर्टिलाइज़र में जाता है, इरिगेशन में जाएगा, ट्रैक्टर्स के कल्टीवेशन में जाएगा। तो इफ़ यू टेक पेस्टिसाइड पर लोन, इट्स अ वेरी लो कंपोनेंट, तो उसमें दाम बढ़ने या घटने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग यही हिदायत देते हैं कि जो सिफारिश की गई है, जो रिकमेंडेशन है, उससे आप 1 ग्राम भी ज़्यादा मत डालिए। और कुछ हद तक हम समझते हैं कि काश्तकार भी समझता है, वो डीलर से भी क्वेश्चन करता है, कंपनियों से भी क्वेश्चन करता है, और ये आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि एक चैलेंज रहेगा कंपनीज़ के लिए भी, सो दैट दे हैव टू एम्प्लॉय मोर डॉक्टर्स एंड मोर टेक्निकल पीपल टू कन्विंस द फार्मर हु इज़ वेरी टेक्निकल सेवी। साहब उसको मोबाइल पे 1 मिनट में फ़ोटो लेके भेज देता है, डॉक्टर साहब ये देखिए आपने कहा था गलत है। नहीं सर, क्योंकि जो पहले होता था अब तो बहुत हद तक कम हो गया है। एक प्रोडक्ट निकला है किसी फंगीसाइड फंगल के ऊपर है, और किसी एक क्रॉप के लिए रिकमेंडेड है जी, पर सेल्स फोर्स जाके उसको उस सीजन की हर क्रॉप में बेच के चले आते हैं। दैट हैपन, बट अब वो चीज़ कम हो गई है। डीलर और फार्मर खुद उसका लेवल चेक करता है कि वो किसके लिए रिकमेंडेड है, देन दे विल गो अहेड। एक चीज़ अमित जो लोग नहीं देखते हैं, लेबल तो देख लेते हैं, वो तो ठीक है, उस पर तो जितना स्पेस अवेलेबल है, जो फॉन्ट साइज़ है, ये आपने जो उसमें वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, लेबल पे लीफलेट दिया हुआ है कुछ, लेकिन लीफलेट लोग नहीं देखते हैं, जो आपने पॉइंट रेज किया। लीफलेट जो है विच इज़ अ 9 लैंग्वेज डॉक्यूमेंट, दैट्स कॉल्ड DFU। हाँ, उसके अंदर जो है सब चीज़ें लिखी हुई, जो कि मैं देखता हूँ कि डीलर की दुकान पे पड़ा रहता है। हम लोग हर जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम में लीफलेट में बहुत जोर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें लेबल पर नहीं आ सकती हैं, आइकॉन्स भी हैं, जो भी है वो हम डालते हैं लीफलेट में, जिसमें कि डोज के बारे में लिखा हुआ है, क्रॉप के बारे में लिखा हुआ है, टाइम ऑफ स्प्रे के बारे में लिखा हुआ है, एंटीडोट के बारे में लिखा हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में लिखा हुआ है। तो वो चीज़ें जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये अभी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि डीलर्स भी जब भी आप कोई पैकेजिंग बेचते हैं, हर एक बॉटल के साथ में एक लीफलेट आता है, वो लीफलेट ज़रूर दीजिए, उसको समझाइए, बताइए। जो कि लोग समझते हैं कि इट्स ओनली वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ पेपर, लेकिन हमने अपने फॉन्ट साइज़ भी बड़े करने की कोशिश की है, और करीब 9 लैंग्वेजेस में उसको दिया गया है। हमें ये जानकारी नहीं कि ये माल किस स्टेट में कब जाके काम बिकेगा, कब कंज्यूम होगा। एक्सपायरी डेट भी उसमें दी गई है। फार्मर एक्सपायरी देखता है, MRP देखता है, और तभी वो जाके लेता है। या उसको ये भी बताया गया कि अगर आपको लगता है कि ये कंटेनर ठीक नहीं है, खुला हुआ है, जो भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारा जो फार्मर है वो इतना जागरूक है, इतना इंटेलिजेंट है कि आने वाले समय में आप और मेरी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर एक आइडिया है, मैं शेयर कर रहा हूँ। आप चूँकि एसोसिएशन के मेंबर हैं जो फार्मर वेलफेयर के ऊपर काम कर रही है, कि जो DFU है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, उसमें मेजर 2 या 4 पॉइंट ऐसे होते हैं जो फार्मर को जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक उसका डोज क्या है, कौन सी क्रॉप पे वो जा रहा है, और अगर वो कंज्यूम हो जाता है तो उसका एंटीडोट क्या है ना। और वो अगर 2 बार उसको स्प्रे करना है कुछ अंतराल के बाद, तो ये थोड़ी मोटी 4 से 5 इन्फॉर्मेशन ही होती है। और DFU तो हम दे रहे हैं, कंपनियां दे रही हैं, दैट्स फाइन। कैन वी डू सम काइंड ऑफ मूवमेंट फॉर द फार्मर कि हम कोई स्कैनर लेके रखें और उस बोतल के पैक पे भी रख लें, या डीलर के वहाँ पे रख दें, जो भी परचेज करने आ रहा है उस डीलर से उससे बोलें कि यू कैन जस्ट स्कैन, एवरीवन हैज़ अ स्मार्टफोन नाउ, स्कैन दिस QR कोड, राइट। तो उसमें वो जो मेजर इन्फॉर्मेशन है वो उसके लैंग्वेज में वहाँ आ जाएंगी, देयर इज़ नो एनी पेपर। और फिर उसके हिसाब से उससे 3 या 4 सवाल पूछ लो वहीं पे मोबाइल पे ही। व्हेन ही एंटर द राइट आंसर, गिव देम द कूपन कि नेक्स्ट परचेज when you do, you will get this much of discount. Not this purchase, next purchase. At least for this, he will gone through the whole DFU कि what exactly we have to do or not. नहीं, ये कहना सही है, ये आने वाले समय में होगा, बिल्कुल होगा,
लेकिन ये कि QR कोड अभी भी जो लगाया जाता है उसमें लेबल लीफलेट में दिखाया जाता है, वो सब चीज़ें उसमें है। लेकिन जहाँ पे आप काफ़ी आगे चले गए, मेरे ख्याल से अगले 4-5 सालों में ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा बैरियर है। लेकिन आई थिंक दिस विल कम इन टाइम, ज़रूर आएगा ये। नहीं, इतना ज़्यादा हमें नहीं बताना कि क्या कैसा है, सिर्फ उसको जो जो काम की चीज़ें हैं वो बता दिए जाए, ये तो और गवर्नमेंट उसी से 4 सवाल पूछ ये लिए जाए। गवर्नमेंट की हिदायत है, उसके मुताबिक है। बल्कि कई दफ़ा तो पहले कंप्लेंट थी कि साहब फ़ॉन्ट साइज़ इतना छोटा है कि आप पढ़ ही नहीं पाते हैं उसको। लेकिन ये कि हिदायत है, आपको बनाना है, दे रहे हैं। हम तो खुद कहते हैं कि साहब जो चीज़ लेवल पर नहीं आती है वो लेवल डालिए, बड़े अक्षरों में डालिए। अब वो लैंग्वेज के बैरियर आता है, जो कि हम लोगों ने ये तो कन्विंस किया कि आप लेवल पे सारी चीज़ें पर लेवल। डिजिटली वो सब बैरियर खत्म हो जाएंगे सर, क्योंकि जिस एरिया में ऑटोमेटिक उसको वो लैंग्वेज आ जाएगी, मैं he can put it down. इतना होपफुल इमीडिएटली तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर आएगी जो कि नेक्स्ट जनरेशन को देखने के लिए ज़रूर मिलेगी साहब। Sir, is this Make in India initiative influence the agrochemical market or manufacturing or sector? देखिए लास्ट 4-5 साल से जो है वी हैव ग्रोन इन टर्म्स तो ऑफ इसमें अभी हमारा प्रोडक्शन लिंक वो है। नहीं, प्रोडक्शन इंसेंटिव अभी नहीं है। हम लोगों ने 2-3 साल से गवर्नमेंट को सिफारिश भी दी है, पूरा प्रपोजल बना के भी दिया है, और गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि इट विल बी ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज हु आर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया। जबकि लोगों का ये होता है भाई आप रेडीमेड माल लिया या आपने रीपैक कर दिया, उस पर ये इंसेंटिव नहीं मिलेगा, नहीं मिलना वो चाहिए। तो रीपैकिंग हो गई, वो लेकिन लेकिन शो कि हमने ये प्रोडक्शन किया वो गलत हो जाता है। जिसका खुद का प्लांट है, आप टेक्निकल से उसको फॉर्मुलेट करते हैं, उसको आप यहीं पे पैक करते हैं और यहीं पे मार्केटिंग करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ अंडर PLI स्कीम। ये स्कीम अभी हमारे लिए लागू नहीं हुई है। हम लोगों ने गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि इस स्कीम को लागू किया जाए, और मैं समझता हूँ कि करीब 10 से 12 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली PLI स्कीम में आ सकता है। हालांकि ये भी कहा गया है हमारे मेंबर्स ने कि जो गवर्नमेंट की टर्म्स हैं जिस उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री में दी थी वो काफ़ी रिजिड है और काफ़ी स्ट्रिक्ट है। उतना प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव में शायद उनको लगता है कि हम इतना टारगेट नहीं पूरा कर पाएंगे तो हमें इंसेंटिव नहीं मिलेगा। लेकिन आई थिंक आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। अभी जैसे ये गल्फ वार की जो कहानी हो रही है, अगर आपके पास PLI स्कीम होती तो अगर रॉ मटेरियल भी थोड़े बहुत होते तो आप बना सकते थे। कम से कम डोमेस्टिक मार्केट में आपको हल्ला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्कीम लागू होनी चाहिए, क्योंकि जितना भी आप इंसेंटिव एक्स्ट्रा देंगे आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मिलेगा और इंडियन कंपनीज़ को इसमें इंसेंटिव मिलेगा। और इंडियन के इंडस्ट्री के पास में 2 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, वन इज़ कैपेसिटी अवेलेबल है, नंबर 2 कैपेबिलिटी है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन साइंटिस्ट जो हैं वो एम्प्लॉय किए हुए हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, दे आर टेक्निकल पीपल, दे द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर एंड प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी एंड प्रोड्यूसिंग एनी टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, बिकॉज वी आर वेरी टेक्निकल सेवी पीपल। आज जो UPI का जो कहानी शुरू की जुगाड़ू भी बहुत है सर। हाँ बिल्कुल है, लेकिन UPI की जो कहानी शुरू की है, 10-10 रुपये की चीज़ खरीदते हैं आप, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। आई मीन इवन द पीपल हु केम फ्रॉम अब्रॉड, प्रेसिडेंट दूसरे लोग कंट्री से आए, उन्होंने मोदी जी के साथ में जाके देखा भी है, तो दे वर क्वाइट टेकन अबैक कि साहब हिंदुस्तान में इतनी प्रोग्रेस, ठेले वाला जो है वो 10 रुपये की चीज़ आपको UPI में दे रहा है। जी आएगा, समय आएगा साहब, एंड वी आर प्रोग्रेसिंग वेल। Sir, you talk about the capacity and what agrochemical industry, Indian agrochemical industry is doing. So, what kind of role that Indian agrochemical industry play on a global front? ग्लोबल में तो जैसे मैंने कहा, इट बी पार्टली रिपीटिशन, बट मैं यही कहूँगा कि आवर प्रेजेंस इज फेल्ट इन सेवरल कंट्रीज, आवर क्वालिटी इज मैचिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, एंड वी हैव अ पोटेंशियल टू ग्रो फास्टर इन एक्सपोर्ट दैन डोमेस्टिक सेल्स। आज की तारीख में अगर आप देखते हैं तो हमारा मार्केट करीब 80,000 करोड़ का मार्केट है। उसमें से 22-23 में जब पीक था तो करीब 45,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। डोमेस्टिक मार्केट वॉज अबाउट 30-35,000, एक्सपोर्ट वॉज 45,000 एंड इम्पोर्ट वॉज अबाउट 15,000। टोटल मार्केट टुडे इज अबाउट 90,000 करोड़, विच इज़ बिग। एक्सपोर्ट का लास्ट ईयर थोड़ा स्लम्प आया था बीच में, तो आई सपोज दिस ईयर अगेन इट विल गो अप, एंड वी फील दैट एक्सपोर्ट के लिए हमारे को अलग रिक्वायरमेंट है, अलग पैरामीटर्स हैं, एंड आई थिंक देयर आर सर्टन डेवलप्ड कंट्रीज़ जो कि हमसे खरीदते हैं। USA भी खरीदता है, वे एक्सपोर्टिंग टू ब्राज़ील ऑल्सो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री, अर्जेंटीना है, वे एक्सपोर्टिंग टू दोज कंट्रीज ऑल्सो विच आर सपोज टू बी डेवलप्ड। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी से हम लोग अपनी प्रेजेंस हर ग्लोबली फील कर सकते हैं। Sir, there's lot many positive which you have shown for agrochemical. What is the one misconception? As when we talk about, as a marketing person, when I talk about,
Somebody called the name called pesticide. Our perception is typically negative. And somebody call them the agrochemical. Our perception will mix up positive and negative both, right? And some of the industry leaders, when after pesticide they have given the agrochemical word, that's because changing the perception, so they have good. Now the new word is coming in the market, crop medicine. So what is the misconception for agrochemical industry, general misconception in a market or in a human in terms of this? देखिए लॉजिकली अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इट इज़ अ क्रॉप मेडिसिन, आई डोंट डिनाई दैट फैक्ट, लेकिन मेडिसिन इज़ नॉर्मली एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के, भाई दवाई दी उसको ठीक हो गया। ये भी कीड़े मार दवाई तो बोलेंगे लेकिन आगे लगेगा कीड़े मार दवाई है, तो वो वर्ड तो आप नहीं हटा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि क्रॉप केयर केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स अदर देन पेस्टिसाइड्स कैरी अ वेरी पॉजिटिव कॉनोटेशन। ग्लोबली भी जो है लोग पेस्टिसाइड समझते हैं और कहते हैं, लेकिन हम लोगों ने इंडस्ट्री में भी किया और अभी जो नए इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं, नई कंपनी भी है, तो दिल कॉल इट क्रॉप केयर, दिल कॉल इट एग्रो केमिकल, दिल कॉल इट प्लांट प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट भी वही कहती प्लांट प्रोटेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, which is good. I mean, even the logos will talk about a crop and the hand like this, you're saving the crop and doing whatever. ये जो concept है, they'll take some time to pick up because it is normally attributed to human beings. तो ये ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इंडस्ट्री वाले कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगी थिंकिंग में तब तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। मिसकंसेप्शन क्या है सर? एक कोई मेजर मिसकंसेप्शन इन दिस इंडस्ट्री जो जनरल अवेयरनेस में है? वो भी एक तरीके से रेपुटेशन होगा, लेकिन ये कहना कि हम लोग क्वालिटी नहीं बनाते हैं और हम लोग जो हैं वी आर नॉट एबल टू मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और इवन द मीट इंडियन स्टैंडर्ड्स। बहुत ही क्रूशियल वर्ड में बोलूँ तो जनरल इंडस्ट्री में बोलते हैं कि हम जहर खा रहे हैं। जनरल लोग ऐसी बात करते हैं। आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो जहर भी है और भी वर्ड्स निकल जाएंगे, इक्वलेंट इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड निकल जाएंगे, लेकिन हमारा कहना ये है कि इट इज़ बेसिकली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द क्रॉप। सर लेट्स मूव टू द रैपिड फायर। ओके इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेंगे और यस या नो पे ही रहेगा। हाँ, अगर आपको किसी को एलोबरेट करना है तो दैट यू कैन, और इसके बाद आई विल आस्क यू फॉर द मैसेज फॉर द फार्मर एंड द इंडस्ट्री, तो वो फिर आप कैमरे की तरफ कर सकते हैं। तो लेट्स प्लेस फॉर रैपिड फायर। सर, डू यू बिलीव इंडियन एग्रीकल्चर इज रेडी फॉर ग्लोबल लीडरशिप? यस, डेफिनेट यस। Is over-regulation hurting innovation? Again, a yes. Yes. Can agrochemical and sustainability go together? Third time, yes. Are Indian farmer more aware today than 20 years ago? Again, a yes. Always yes. So, should policy decision involve more industry consultation? Surely, yes. There's scope for doing better. Do you enjoy meeting farmer personally? Early riser? Yes. Well, not really. Maybe no. Sometime, maybe no. So, tea or coffee? Tea, and Indian tea. Indian tea with masala. Do you follow agricultural news daily? Yes, I do. Besides, I get a lot of messages and a lot of news from the newspapers and from the agro sites. So, do you have any kind of, I can say, questions or narazgi kind of for the Indian media, those who are not covering agriculture? You see, really? The newspapers or the agencies which are talking about agriculture, they are covering us. They are the trade magazine or trade media. Magazine. But then the presence with the national dailies is limited because they believe in a lot of advertisements and a lot of paybacks, which we cannot do. But national dailies is one area where we need to propagate better by not funding it, but by doing it on merit. We personally feel that a lot of news can be taken up by these national dailies, which we would like to take it up more earnestly in the future. सर, ये क्वेश्चन आया तो मेरा एक उसमें थॉट था कि व्हाट हैपन द मीडिया, द नेशनल मीडिया और द जनरल मीडिया विच कम्स अराउंड, they are talking on agriculture but only on a negative news. If somebody is doing good or revolutionary activity around the agriculture, nobody is going to cover them.
if there's something happened, like Yavatmal or something, You see, negative, everyone is negative news sells. That's the only thing. Negative news sells. But then there have been instances where I have had a chance to write back to the editor saying कि साहब आपने जो लिखा है ये सही नहीं है. This is my rebuttal or this is my answer. Please publish it. They have published it. Okay. Uh, if not agriculture, would you have choosing media or marketing? Anyone? Well, marketing I've been doing right through, but then there's another area of my interest is media. Media in the sense that I have been right from my school days, college days. I've been a good designer. I've been a good painter. I've been doing a lot of creative work, which was one of my good pastimes that you can talk about, and I still do it. I have made a collage which is history of India right from 1947 till this century. It has got a collection of original newspapers from those days. It is made in the size of 6 feet by 4 feet, and it has been signed by Mr. Abdul Kalam Azad, the ex-president of India. It's a memento which is in my wall in my house. So the Harish Mehta, when we talk about, I always admire on that day. Sir, any message you wanted to left with the young agri entrepreneur, those who are coming to industry, and second, the message for the Indian farmer, those who are practicing agriculture. You can address the camera so they can directly feel this. You see, basically for the Indian farmer, I would like to convey that new technology, adoption of new methods of cultivation, adoption of something which is not tried and tested should be tried by the farmer. क्योंकि दिमाग में रहता है कि साहब ये हम गेहूँ उगा रहे हैं तो गेहूँ उगा रहे हैं, धान तो धान उगा रहे हैं. Farmers should try something which is different, and especially they talk about vegetables or horticulture crops which can give them better profit. In fact, the profit has not been twice, but it has been 4 times in certain crops which the farmers have grown in areas where they thought it was not possible. So ये चीज़ जो है farmers के लिए, जो entrepreneurs हैं, I would still feel that agriculture has a lot of scope in India. With the focus of the government, and I feel that the institutions which have come up here in agriculture, all places in districts we have got colleges of agriculture, the output is very, very high. Only thing is communication. I don't think उसमें कोई accent की बात है, English की बात है या कोई language की बात है. You're dealing with the farmer. So local language is an advantage to me as compared to other people like us who are city boys. But I personally feel that this scope for agriculture is immense, and we should in the coming times work on agriculture in a more modern way, in a more technological way, and in a more prudent way so that we can grow better, we can produce better, and we can match the global standards. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for being Thank you. part Thank you of very this. much. Thank you. And I always admire as a teacher and as I a think- mentor. At my whole 18, when I met, I remember that first dialogue when you were with DCM Sriram. And I think 15 to 18 year back, I'm talking about when I was not met you personally. So there's a mail exchange is going on. So that was the first interaction. Then we met in the same No, in fact, organization. my longest tenure, almost 25 years, was with Shriram Fertilizers. And that's one area where I began the business of seeds and pesticides, which have grown phenomenally now after my superannuation. But I still felt that the starting point was us, and we were able to tell the management that these 2 lines in agriculture, besides fertilizer, which was their main forte, urea was there, DAP, MOP was being imported and being sold. I personally feel that that's been one area where the companies have done really well, and agriculture would have a lot of scope for the future also. So what I was talking about when I met personally on I think 10 year back, More. but that was the one dialogue, create your own brand, which I will always remember. And you are the one who always guide me what to do, and especially in industry what not to do. So what should we focus? You always the torch barrier for me. So thank you so much for the whole Thank you, Amit. journey. Thank you which very I- much. And I think, whatever I am, just because of you, sir. So You are that is- making me feel very humble. I think you have been very kind in your words, and I think the way you have been progressing in terms of organizing programs and doing work for bio and work for trying to maintain a sustainable balance between all these 3, which is very good thing in future. I think all industry will look forward to you for doing something which is for the greater interest of the Indian community. थैंक यू Thank सर, थैंक यू. सो हम बात कर रहे थे मेरे गुरु, हमारे एक टीचर श्री हरीश मेहता जी से. एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे मैं खुद डर रहा था उनसे बात करने में, क्योंकि कभी कभी जब आपके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो आपको अच्छे से जानती हो,
यू नो दैट अच्छे से, मतलब एवरीथिंग जो हमारे बारे में जानते हैं उनके सामने बात करना, उनसे क्वेश्चन पूछना एक ऐसा टास्क था जो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था. बट देन टू एनी हाउ आई मैनेज, और आई बिलीव एनी हाउ यू विल मैनेज. व्हेन you will watch this episode, full episode, you will get to know actually the agrochemical industry. For in my word, this industry will always help for the farmer, and for the controversy which is going on, ज़्यादा खाना खाने से भी पेट खराब हो जाता है. So everything or anything which you have take excess, that's always not good for your health or anybody's, whether it's a crop, whether it's anything else. So excess element is not good. So always use agrochemical judicially. Whatever the mention in a DFU and the advisory, follow this, follow the best practices, and definitely I know that, or as an industry practice is talking about, the farmer income definitely will be not double, but it should be triple also if we use the right practice in agriculture. इसी मैसेज के साथ में आज का एपिसोड मैं आज यहीं ख़त्म करता हूँ. मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.